लोग तो फ्रेंड्स मैं आज आ गई हूँ वापस से एक दूसरे आईआईटी भुवनेश्वर में पीएचडी अपॉर्चुनिटी के साथ। तो आज हम पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट पीएचडी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको पता चल पाए। और अगर आप एक पीएचडी एस्पिरेंट हैं और जो इंडिया में पीएचडी करना चाहते हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये वन ऑफ द गुड आईआईटी है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा। आईआईटीज़ अपने में ही अलग एक्सपीरियंस और एक अलग माहौल देती है जहाँ पे आप इंडिया के बेस्ट माइंड के साथ रह के उनके साथ उनके बीच रह के उनमें से एक बन के अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ले चलती हूँ बिना देरी के उनके वेबसाइट पे और देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें और क्या हम एलिजिबल हैं वहाँ पीएचडी करने के लिए कि नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको पीएचडी का वेबसाइट पे जाना है। आप यहाँ पे सर्च करिएगा आईआईटी भुवनेश्वर पीएचडी 2026। आपको ये पोर्टल ओपन होके मिल जाएगा गूगल से और उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ पे गो टू द एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम राउंड द ईयर एडवर्टाइजमेंट। 4 विंडोज़ इनकी ओपन होती हैं। अभी जो विंडो ओपन हुई है विंडो फर्स्ट है। 1 फैब टू 30 फैब अप्रैल इसका लास्ट डेट है। डेडलाइन भी देख सकते हैं क्लियरली 30 इज़ द डेडलाइन एंड द सेशन इज़ ऑटम सेशन। आपको जब अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सारी चीज़ें डिसिप्लिन वगैरह भर के लॉगिन करके आप इसमें जा सकते हैं। तो बस हम बैक जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि आपको जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा। यहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस नोटिस को डाउनलोड करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस नोटिस में क्या क्या है। पहले आपको दिख जाएगा कि कैटेगरी क्या है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कुछ स्पॉन्सर्ड। कैटेगरी सेकंड में जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड पीएचडी के लिए खुलता है। इस कैटेगरी फर्स्ट जो है वो इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर्स का है। कैटेगरी थर्ड जो जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम जो जैम के बाद बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली एमएससी में जाते हैं उनके लिए वो पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो खुलता है, वो कैटेगरी थर्ड है। और इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी है वो कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5 इज़ द पीएचडी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये है उनका 4 कैटेगरी में डिवाइडेड। आप पीएचडी करने के लिए वहाँ पे किस वे से एलिजिबल हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी हमारा विंडो फर्स्ट ओपन हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि विंडो 2 और 4 जो है शैल बी ऑप्शनल हो सकता है। और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वही बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा भी खिंच सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन डिसिप्लिन में पीएचडी अवेलेबल है। आपको सामने यहाँ पे जितने भी वो स्कूल से मेंशन कर रखा है इन लोगों ने। तो ये सारे डिसिप्लिन्स हैं किसके अंदर आप कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ मिनरल्स, स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंस, स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल। आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे हैं। और उनका अगर आपको डिटेल चाहिए होगा तो आप इस यूआरएल को विजिट करके सारे के बारे में ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। बेसिक साइंस में देख सकते हैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। तो अगर आप पीएचडी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा रिसर्च एरिया है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। द सेम चीज़ अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग स्कूल में चाहते हैं लाइक SECS, SIF, SMS एंड SMM एंड ME, तो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आप एमटेक होने चाहिए, ME होने चाहिए विथ 60% मार्क्स और 6.5 CPI। आप भी अगर बीटेक किए हैं तो आपके 70% मार्क्स होने चाहिए और 7.5 CPI। और आप गेट भी क्वालिफाइड होने चाहिए तभी जाके आप एलिजिबल हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो यहाँ पे ऑलरेडी ये भी गिवन है कि अगर आप जो क्लास सेकेंडरी, क्लास 10th और क्लास 12th के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आपके 60% मार्क्स जो होते हैं वो होने ही चाहिए। तो ही जाके आपको वहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे आप। और एक सिंगल रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिंगल रिलैक्सेशन अप टू 5% मार्क्स इन सेकेंडरी हायर स्कूल इक्विवेलेंट टू द इक्विवेलेंट इज़ परमिटेड। मतलब आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है 10th और 12th में। मतलब आपको वहाँ पे 55% मार्क्स भी आपके रहेंगे तो आप एलिजिबल हैं। मतलब इतनी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होगी तब जाके आपको इंजीनियरिंग स्कूल वाले में पीएचडी में अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। ह्यूमैनिटीज़ में भी देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स 55% है और CPI आपको 6 CPI ऑन स्केल ऑफ 10 लाना होगा। मास्टर्स में आपकी ह्यूमैनिटीज़ होना चाहिए, एक डिसिप्लिन उसमें आपने मास्टर्स कर रखा हो। और
द सेम थिंग्स उसी की तरह ही है कि अगर आपके जो भी अदर एग्ज़ाम हो रखे हैं आफ्टर हाई स्कूल, तो उसमें आपको 55% मार्क्स होने चाहिए और 10th-12th में आपको रिलैक्सेशन 5% का मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको नेट जेआरएफ क्लियर होना चाहिए और गेट में से कोई एक। उसी तरह से आप एलिजिबिलिटी सारे का पढ़ सकते हैं, मोर और लेस सबका सेम है। अब हम चलते हैं, आप ये नीचे देख सकते हैं कि जो बच्चे जो थर्ड था ना, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में हैं वो भी एलिजिबल हैं। 8 सीपीआई अगर उनका उससे अधिक आया है, अगर वो बीटेक में है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, या इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में हैं तो वो 8 सीपीआई से अधिक रहेगा तो एलिजिबल है। और यहाँ पे क्लियरली ये भी मेंशन है कि अगर एमएससी आप किसी आईआईटी या आईआईएससी से करते हैं और आपका 8 सीपीआई से अधिक सीपीआई है तो आप एलिजिबल हैं, आपके लिए कोई भी नेट और गेट की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है एक आईआईटी या सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। आपको नेट और गेट की ज़रूरत नहीं है, आप उसके विदाउट भी एलिजिबल हैं इसमें अपेयर होने के लिए फॉर इंटरव्यू एंड द रिटन। तो आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के स्पॉन्सर हैं। तो इनके पास स्पॉन्सर 1 2 3 4 तरह के डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं जो आपको आपके पीएचडी में फ़ंड प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको 3 साल के लिए वहाँ पे काम करने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको सपोर्ट मिलता है फाइनेंशली तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर कैंडिडेट जो है वो नेट या गेट से हो, क्लियर हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और स्पॉन्सर उनका जो नेट जेआरएफ या डीएसटी इंस्पायर डीबीटीएन आईसीएमआर एटसेट्रा, ये जो गवर्नमेंट डायरेक्टेड फेलोशिप होती हैं वो अगर है उनके पास तो उनको भी दिस कैंडिडेट नॉट टू बी द गेट क्वालिफाइड, उनको कोई गेट क्वालिफाइड करने की जरूरत है। अगर आप सीएसआर नेट है और गेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी आप वहाँ पे एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। और एक थर्ड स्पॉन्सर है जो वहाँ का प्रोजेक्ट फंडेड जो इंस्टीट्यूट फंड है, वहाँ से जो प्रोजेक्ट के लिए आपको स्टाइपेंड देना चाहे वहाँ का डीन या डायरेक्टर जो भी आपका प्रोफेसर, तो आप उसके अंडर में फ़ंड जिस तरह से अवेलेबल होगा उस तरह से आपका वहाँ पे फंडिंग होगी। आपको लिविंग अलाउंस भी मिल सकता है और उनको आपको 6 महीना तक वहाँ पे रहने को भी मिल सकता है। तो आप उस तरह का भी यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये एक तरह का इंटर्नशिप है जो हर स्प्रिंग ऑटम सेमेस्टर्स में होता रहता है। वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन का प्रोजेक्ट है और आप कितने दिन तक वहाँ पर करते हैं प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट कितना लंबा होने वाला है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं AHRC का भी जो है वो स्पॉन्सर्ड होता है, तो वहाँ से भी आपको स्पॉन्सर्ड। कैटेगरी 3 में आप देख सकते हैं जॉइंट पीएचडी, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है 8.5 सी पे। जो स्टूडेंट आईआईटी भुवनेश्वर में ऑलरेडी हैं ये उनके लिए है, वो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैंने ऊपर बताया एमएससी का वो था जो डिफरेंट आईआईटीज़ में एमएससी कर रहे हैं वो एलिजिबल थे फॉर अप्लीकेशन ऑफ दिस टाइम और विंडो फर्स्ट में। बट ये है ये थर्ड सेमेस्टर में जो है वो फ्रेंड्स इनका खुलता है। जो वहाँ के बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं इसमें, इनका 8.5 सीपीआई से अधिक होता है। तो ये उस चीज़ की बातें हो रही हैं जो कैटेगरी थर्ड में आती हैं। और फिर ये कैटेगरी 4, इसमें भी ये इंस्टीट्यूट स्टाफ कैटेगरी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल करती हूँ और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब नीचे जाते हैं, आपको इम्पोर्टेंट बात एक ज़रूरी है बताना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में है कि डिपार्टमेंट के वाइज, डिसिप्लिन के वाइज, जो चाहें तो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं, अगर वो चाहें तो केवल इंटरव्यू भी लेके आपको मार्क्स दे सकते हैं। अगर रिटन और इंटरव्यू दोनों होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन 40% वेटेज इन अ रिटन टेस्ट एंड 60% वेटेज इन द इंटरव्यू, अगर रिटन टेस्ट होगा। और अगर नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा, तो 100% जो है वो डिसिप्लिनरी स्कूल डिपार्टमेंट का फाइनल सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली। तो ये होगा इसका। और अब मैं बात कर लूँ ये नीचे जितनी आपका सबसे बड़ा पॉइंट की एप्लीकेशन फ़ी, तो जी हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है जो बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है। यहाँ पे आपका अगर पीएचडी नहीं होता है फिर भी आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के तरफ से। तो आप देख सकते हैं अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये देने हैं, और अगर आप ST SC PW हैं तो आपको 250, फॉरेन नेशनल्स हैं तो USD 50, एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये यहाँ पे आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी है और कोई भी फ़ी रिफंडेबल नहीं है। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है अच्छे से।
और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस चीज़ों में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इस नोटिस से आप डाउनलोड करके बनवा सकते हैं एनओसी डॉक्यूमेंट वगैरह। क्योंकि जब आप मैंने आपको दिखाया था ना, आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ लास्ट में गिवन है, आप इसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए IIT के PhD टॉपिक के ऊपर या कोई इंटर्नशिप आ रहा है उसके ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।